Hello everyone, this is Isha Agarwal, your friend mentor in Guide for the Subject Audit, and I'm here to make the subject easy for you with fun things and in less timings. तो हाँ जी, CMA aspirants, your exam is almost here and बस कुछ दिन बचे हैं आपके December 24 टर्म में एंड आपको इसी में हेल्प करने के लिए आपके इंस्टीट्यूट ने निकाल दिया है मॉडल टेस्ट पेपर का सेट 1 अगस्त सितंबर के महीने में आ गया था एंड अब उन्होंने सेट 2 भी रिलीज कर दिया है। तो आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मॉडल टेस्ट पेपर का सेट 2 फॉर द सब्जेक्ट ऑडिट। तो पेपर 10 जो कि है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, उसमें 50 मार्क का आपको ऑडिट आता है एंड आज हम वही उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ऑन द मॉडल टेस्ट पेपर। मॉडल टेस्ट पेपर वो पूरा 100 मार्क्स का है। अगर आप दोनों सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर्ड है तो आप सेल्फ अटेम्प्ट भी कर सकते हैं एंड फिर ये वीडियो रेफर कर सकते हैं फॉर आंसर्स। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन समझने का अप्रोच डिस्कस करेंगे, आंसर्स कैसे लिखना है वो डिस्कस करेंगे, आंसर्स में की पॉइंट्स क्या होने चाहिए वो डिस्कस करेंगे एंड एमसीक्यूज भी कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। एंड अब सिंस योर एग्जाम्स इज ऑलमोस्ट हियर, आपका 1 मिनट भी ज्यादा नहीं लेंगे एंड डायरेक्टली मूव करेंगे क्वेश्चंस पे। सो दिस इज द मॉडल टेस्ट पेपर। सबसे पहले है सेक्शन ए विच इज ऑन एमसीक्यू। ये कंपलसरी सेक्शन होता है, यानी आपको पूरा अटेम्प्ट करना पड़ता है, इसमें कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते। इसमें जो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस होते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पे एंड जो 6th क्वेश्चन है एमसीक्यू का, उससे ऑडिटिंग का पोर्शन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला एमसीक्यू ऑन ऑडिट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेम्पररी ऑडिट फाइल। तो जी टेम्पररी ऑडिट फाइल होता क्या है? तो एक ऑडिटर का, सब्सिक्वेंट ऑडिटर का जो टेन्योर होता है वो 5 इयर्स का होता है। अब इस टेन्योर में उसे बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो पूरे 5 साल के लिए वैलिड होते हैं एंड उसे कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो सिर्फ उस करंट ईयर के लिए वैलिड होते हैं। तो जो भी उसे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो पूरे 5 साल के लिए वैलिड है वो उसे रखता है परमानेंट ऑडिट फाइल में एंड जो डॉक्यूमेंट सिर्फ करंट ऑडिट पीरियड या करंट ईयर के लिए वैलिड है वो उसे रखता है टेम्पररी ऑडिट फाइल में। सो सपोज देयर इज एन ऑडिटर मिस्टर ए एंड वो एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं एंड उनका टेन्योर है 22-23 से लेके 27-28। अब 22-23 में उनको कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो पूरे 5 साल के लिए वैलिड है, तो वो ये चीज रखेंगे अपने परमानेंट ऑडिट फाइल में। एंड अगर उन्हें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट मिले जो सिर्फ 22-23 के लिए वैलिड है, 23-24 ये सब के लिए वैलिड नहीं है, वो इस डॉक्यूमेंट को रखेंगे टेम्पररी ऑडिट फाइल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे आप डिस्क्रिप्टिव या एमसीक्यू श्योर शॉर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम में। तो यहाँ पे आपसे पूछा इनमें से क्या टेम्पररी ऑडिट फाइल का पार्ट नहीं है। तो बहुत बार हम ये गलती करते हैं कि हम नॉट देखना भूल जाते हैं। सो डोंट मेक दिस मिस्टेक। क्वेश्चन ध्यान से पढ़े। यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेम्पररी ऑडिट फाइल। सबसे पहला कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ एनुअल रीअपॉइंटमेंट। अब यहाँ पे तो इन्होंने स्टेटमेंट में एनुअल कह दिया, मतलब ये हर साल रिन्यू हो रहा है एंड जो हर साल के स्पेसिफिक है वो कहाँ जाता है मैम? वो जाता है टेम्पररी ऑडिट फाइल में। तो ये तो जी करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट ऑडिट प्रोग्राम। अब क्या ऑडिटर पहले साल में ऑडिट प्रोग्राम बना देता है एंड वो पूरे 5 साल के लिए वैलिड रहता है? नहीं मैम, हर बार उसे कुछ नए ऑब्जर्वेशंस पता चलते हैं, कुछ नई चीजें पता चलती है, कुछ उसे डिलीशंस करना पड़ता है ऑडिट प्रोग्राम एंड हर साल वो एक नया ऑडिट प्रोग्राम बनाता है स्पेसिफिक टू दैट ईयर्स। तो ये भी कहाँ जाएगा? टेम्पररी ऑडिट फाइल में जाएगा। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग्स। अच्छा अब ये बताओ, तुम 5 साल के लिए किसी कंपनी के ऑडिटर हो या तुम 5 साल के लिए किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, तो क्या उसकी बोर्ड सिर्फ पहले साल में मीटिंग करेगी एंड बाकी 4 साल मीटिंग नहीं करेगी? नहीं मैम, जरूर करेगी। बोर्ड मीटिंग्स तो आए दिन चलती रहती है, इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होते रहते हैं। तो क्या आप सिर्फ पहले साल में बोर्ड मीटिंग के मिनट्स लोगे एंड बाकी 4 साल के नहीं लोगे? नहीं मैम, हमें हर साल बोर्ड मीटिंग के मिनट्स लेने पड़ेंगे। तो जो आप हर साल बोर्ड मीटिंग की मिनट्स लोगे उसे कहाँ डालोगे? मैम हम उसे डालेंगे टेम्पररी ऑडिट फाइल में। लास्टली लीगल एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, यानी मोआ ओआ ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक कुछ चीजें। अब ये सब जो चीजें होती है ना, ये सब हर साल चेंज नहीं होती है।
वंस दे आर फॉर्म इट इज रियली हार्ड टू चेंज देम, क्योंकि बहुत सारी प्रोसीजर्स जो है कंपनी को फॉलो करनी होती है एंड बहुत रेयर केसेस में ये सब चीजें चेंज होती है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये ऑडिटर अपने परमानेंट ऑडिट फाइल में डालता है, क्योंकि इसका चेंज होना बहुत मुश्किल है एंड ये यूजुअली ऑडिटर के पूरे ऑडिट टर्म ऑफ 5 इयर्स के लिए वैलिड रहती है। तो जी ऊपर के तीनों जो है वो टेम्पररी ऑडिट फाइल में जाते हैं, लास्ट वाला परमानेंट ऑडिट फाइल में जाता है। एंड क्वेश्चन ने आपसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेम्पररी ऑडिट फाइल, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेम्पररी ऑडिट फाइल, रादर इट इज अ पार्ट ऑफ परमानेंट ऑडिट फाइल। ठीक है, नेक्स्ट, परमानेंट ऑडिट फाइल डज नॉट कंटेन। तो पहले इन्होंने क्वेश्चन पूछा टेम्पररी ऑडिट फाइल पे, अब वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे परमानेंट ऑडिट फाइल पे। तो आपको बताना है इनमें से क्या चारों में से परमानेंट ऑडिट फाइल में नहीं जाता। सबसे पहला, रिकॉर्ड ऑफ स्टडी एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो मैं बता दूं, इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर हर साल इवैल्यूएट नहीं करता, पार्ट बाय पार्ट करता है या पहले साल में ही ज्यादातर इवैल्यूएशन कर लेता है, ताकि वो अपना ऑडिट प्लान और प्रोग्राम वैसे सजा पाए। तो इंटरनल कंट्रोल जो इवैल्यूएशन है वो हर साल नहीं होती है, एंड क्योंकि वो हर साल नहीं होती है तो वो टेम्पररी ऑडिट फाइल में नहीं जाती है, वो फर्स्ट ईयर में ही की जाती है एंड उसका रेफरेंस पूरे 5 साल के लिए यूज किया जाता है, अनलेस एंड अनटिल अगर कोई चेंजेस ना हो। अगर कुछ चेंजेस है तो वो टेम्पररी ऑडिट फाइल में डाल दिया जाएगा, नहीं तो जो फर्स्ट ईयर में इवैल्यूएट किया जाता है उसी का रेफरेंस पूरे 5 साल में लिया जाता है। तो ये तो जी परमानेंट ऑडिट फाइल में चल जाती है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट ऑडिट ऑब्जर्वेशंस ऑफ अर्लियर ईयर्स। अब देखो, तुम ऑडिटर हो, तुम हर साल अपना ऑब्जर्वेशन दोगे, हर साल चीजें चेंज होंगी, पर क्या जो पिछला ऑडिटर ऑब्जर्वेशंस देके चला गया, ओपिनियन देके चला गया, अब वो चेंज होने वाला है क्या मैम? नहीं, चेंज नहीं होने वाला है, वो तो मैम पास्ट है, हो गया, एंड हम उसे फर्स्ट ईयर में रेफर कर सकते हैं या सब्सिक्वेंट ईयर्स में जो भी उससे स्पेसिफिक चीज है वो रेफर कर सकते हैं, बट मैम हर साल वो चेंज तो नहीं होगा, एंड जब वो हर साल चेंज ही नहीं होगा तो वो टेम्पररी ऑडिट फाइल में नहीं जाएगा, वो परमानेंट ऑडिट फाइल में जाएगा। वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप पूरे 5 इयर्स के लिए रेफर कर सकते हो एंड जो कि चेंज नहीं होगा। तो ये कहाँ जाएगा? ये भी आपका परमानेंट ऑडिट फाइल। कॉपीज ऑफ मैनेजमेंट लेटर्स, तो आप हर साल मैनेजमेंट से कुछ चीजों पे कंफर्मेशंस लेते हो, जैसे सब्सिक्वेंट इवेंट्स हो गया, रिलेटेड पार्टीज हो गई, कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो गया। तो ये जो प्रक्रिया है या ये जो प्रोसीजर है ये हर साल आप, ऐसा नहीं कह सकते कि आपने एक साल मैनेजमेंट कंफर्मेशन ले लिया तो आप पूरे 5 साल के लिए उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, पूरे 5 साल उस पर डिपेंड कर सकते हो। एवरी ईयर यू नीड अ कंफर्मेशन फ्रॉम मैनेजमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर। तो ये जी परमानेंट ऑडिट फाइल में नहीं जाता, क्योंकि ये हर साल चेंज होता है, हर साल नया आपको मैनेजमेंट कंफर्मेशन लेना पड़ता। तो दिस विल गो इन टेम्पररी ऑडिट। लास्टली, एनालिसिस ऑफ सिग्निफिकेंट रेशियोज एंड ट्रेंड्स। ये येट अगेन एक फर्स्ट ईयर प्रोसीजर होता है जो पहले साल में ऑडिटर करता है, हर साल नहीं करता है, तो ये येट अगेन परमानेंट ऑडिट फाइल का पार्ट बनता है जिसको आप सब्सिक्वेंट ईयर्स में रेफर करते हो। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ परमानेंट ऑडिट फाइल। क्वेश्चन ने आपसे पूछा था परमानेंट ऑडिट फाइल डज नॉट कंटेन, यानी इनमें से चारों में से क्या टेम्पररी ऑडिट फाइल का पार्ट बनता है? सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। मैनेजमेंट लेटर्स की जो कॉपी है या मैनेजमेंट कंफर्मेशन जो है वो ऑडिटर हर साल लेता है एंड वो टेम्पररी ऑडिट फाइल का पार्ट होता है, परमानेंट ऑडिट फाइल का। ठीक है, each qualified chartered accountant not in full time employment can be the auditor of at least dash companies। तो अगर आपको ऑडिट डिस्क्वालिफिकेशन याद हो तो उसमें बताया गया था कि कोई भी ऑडिटर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 20 कंपनी से ज्यादा की ऑडिट नहीं कर सकता। कितने कंपनीज? 20 कंपनीज। तो यहाँ पे आपसे वही पूछा है कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एक ऑडिटर कितने कंपनीज की ऑडिट कर सकता है? सो इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एक ऑडिटर 20 कंपनीज की ऑडिट कर सकता है, उससे ज्यादा। Which of the following is not a content of audit report as per CARO? तो CARO 2020 हमारे सिलेबस में है एंड उसके सारे क्लॉजेस हम पढ़ते हैं।
अब आपसे पूछ रहे हैं कि इन चारों में से क्या कारो 2020 के अंदर नहीं आता या कारो के अंडर नहीं आता, इन चारों में से क्या पे स्पेसिफिक क्लॉज नहीं है कारो के अंदर। इन्वेंट्री, इस पे तो जी क्लॉज है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, इस पे भी कारो में क्लॉज है, आपको बताना पड़ता है डिपॉजिट्स पे। रीपेमेंट ऑफ लोन, जी हाँ, इस पे भी क्लॉज है बोरोइंग्स के। रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, ये कोई क्लॉज नहीं है कारो का। सो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कारो और दिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड एज पर कारो। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट. Next, a cost auditor submits his reports along with reservations and observations in form number dash, CRA 3, CRA 2, CRA 1 या CRA 5. तो एक बार देखते हैं चारों में से कौन सा फॉर्म करेक्ट है. सबसे पहले CRA 1. CRA 1 में तो मैम कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में बताया गया है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन कैसे करना है. ठीक है, फिर आते हैं CRA 2. तो CRA 2 में तो मैम ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रेजिग्नेशन, रेम्यूनरेशन, ये सबके बारे में सूचित किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट. तो जब भी आप ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बारे में बता रहे हो, रिमूवल के बारे में बता रहे हो, रेजिग्नेशन के बारे में बता रहे हो, कोई भी जो चीज है ऑडिटर से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट को बता रहे हो, वो आप बताते हो थ्रू फॉर्म CRA 2. एंड ये फॉर्म कौन सबमिट करता है मैम? कंपनी सबमिट करती है एंड DOD इंश्योर करता है कि ये सबमिट हो रही. ठीक है. CRA 5 मैम ये तो हमारे सिलेबस में नहीं था. अरे ये कोई फॉर्म होता ही नहीं है. CRA 4 तक ही फॉर्म्स होते हैं, तो CRA 5 तो एक इनवैलिड ऑप्शन है. फिर मैम CRA 3, अरे यही करेक्ट ऑप्शन है. CRA 3 में ही कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट BOD को सबमिट करता. मैम एक और फॉर्म था जो हमने पढ़ा था, हाँ जी पढ़ा था, CRA 4. मैम इसमें क्या होता था, इसमें BOD सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म सबमिट करता था इन XBRL. ये है आपकी फॉर्म्स की समरी. CRA 1 में कॉस्ट रिकॉर्ड, CRA 2 में इंटीमेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग ऑडिटर, CRA 3 में कॉस्ट ऑडिटर BOD को रिपोर्ट सबमिट करता है एंड CRA 4 में BOD सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करता. क्वेश्चन ने आपसे पूछा था कि कॉस्ट ऑडिटर किस फॉर्म में रिपोर्ट सबमिट करता है, तो आपके सामने आंसर है ऑप्शन ए. CRA 3 में कॉस्ट ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करता. ठीक है. फॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बोथ फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट. तो ADT 1 से लेके ADT 4 एंड CRA 1 से लेके CRA 4, ये दोनों आपको याद होना चाहिए. अगर याद नहीं हो रहा तो अपने टेबल के सामने एक पोस्ट इट पे या एक पेपर पे लिख के चिपका दो एंड हर रोज आते जाते एक बार इसे देखो. इस पे भी श्योर शॉर्ट MCQ आ सकता है, या तो CRA पे या ADT पे. तो ये दोनों चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए. The internal auditor is appointed by dash. तो इंटरनल ऑडिटर का क्या काम क्या होता है मैम? वो चेक करता है कि जो कंपनी की इंटरनल कंट्रोल्स है वो सही चल रही है या नहीं चल रही है. मतलब क्या, ये कंपनी के इंटरनल बेनिफिट के लिए आता है? हाँ मैम, ये कंपनी के इंटरनल बेनिफिट के लिए आता है. पर मैम इसे अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स? नहीं मैम, वो तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं. कमिटी? नहीं मैम, कोई भी कमिटी इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करती. अब बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे और कहेंगे हाँ मैम ऑडिट कमेटी करती है. नहीं करती है. ऑडिट कमेटी इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट, बच्चे ये एक बहकाने वाला तुमको ऑप्शन दे दिया है कमिटी, तो गलती से भी कमिटी टिक करके मत आना. इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं BOD एंड इंटरनल ऑडिटर अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करते हैं BOD को. कमिटी बस तुम्हें बहकाने के लिए दे दिया है कि तुम ऑडिट कमेटी सोच के टिक करके आ जाओ, ये ऑप्शन नहीं. एंड शेयर होल्डर्स को तो इनसे मतलब ही नहीं होता. शेयर होल्डर्स को एक्सटर्नल ऑडिट यानी स्टैट्यूटरी ऑडिटर से मतलब होता. सो शेयर होल्डर्स एंड कमिटी इज नॉट द आंसर. डायरेक्टर इज द. फिर any casual vacancy in government company is filled by CNEG of India within dash days. हमेशा याद रखना, कैजुअल वैकेंसी गवर्नमेंट कंपनी में हो या नॉन गवर्नमेंट कंपनी में, उसे फिल करना पड़ता है विद इन 30 days.
ये बात गार्ड बांध दो, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी हो, नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो, किसी तरीके की भी कंपनी हो, कैजुअल वैकेंसी कितने दिन में फिल होगी? 30 डेज में। सो इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, 30 डेज। For any default on the part of the company to deposit to unpaid dividend account within stipulated time, the company needs to pay interest at the rate dash per annum. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे अनपेड डिविडेंड अकाउंट की बात हो रही है। मैम अनपेड डिविडेंड अकाउंट होता क्या है? तो एक कंपनी को 30 दिन फ्रॉम डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड में डिविडेंड बांट देना होता है। 30 डेज फ्रॉम डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड में अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांट देना होता है। अच्छी बात है, पर बहुत सारे ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जो ट्रेसेबल नहीं होते, यानी जिनका एड्रेस गलत होता है, जिसका बैंक अकाउंट गलत होता है, जिसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता है। तो ऐसे सब केसेस के अनट्रेसेबल शेयर होल्डर्स के डिविडेंड कंपनी के पास रह जाते हैं। अब कंपनी ने सोचा इससे पार्टी करे, तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, डिविडेंड के लिए एक बार पैसे साइड कर लिए तो तुम उसे वापस मत उठाओ। तो कंपनी पूछती है इसे क्या करे, तो गवर्नमेंट ने कहा तुम एक काम करो, इसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अनपेड डिविडेंड अकाउंट क्या है? अनपेड डिविडेंड अकाउंट एक एस्क्रो अकाउंट है जिससे सिर्फ डिविडेंड का पैसा जा सकता। ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसीजर है, ये कंपनी को कब तक कर लेनी चाहिए? मैम 7 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ 30 डेज, यानी डिविडेंड डिक्लेयर किया, वहां से 30 दिन में डिविडेंड बांट दो। जिनका डिविडेंड अनक्लेम्ड रह गया उनको 7 दिन में अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अच्छा, अब अनपेड डिविडेंड अकाउंट में रखने के बाद क्या करोगे? तो मैम यहाँ से 90 दिन में पहले तो एक स्टेटमेंट निकालेंगे एंड सारे पॉपुलर वेबसाइट्स में लगा देंगे, ताकि अगर भूले भटके शेयर होल्डर वहां आ जाए तो उसे दिख जाए एंड वो कंपनी के पास डिविडेंड लेने वापस आ जाए। पर अगर तभी भी नहीं आए तो क्या करेंगे मैम? तब हम 7 ईयर्स का वेट करेंगे एंड उसके बाद गवर्नमेंट को कहेंगे तुमने ही ये जिम्मेदारी ली थी, अब पैसे भी तुम रखो, एंड IEPF इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ये डिविडेंड ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ आपसे पूछा है कि ये सब तो कंपनी को करना चाहिए, बट अगर कंपनी ये प्रोसीजर स्किप कर दे तो, कंपनी 7 दिन में अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसे ही नहीं डाले तो, कंपनी इससे पार्टी करने लग जाए तो, कंपनी ये पैसे वापस ले ले तो जी कंपनी को पेनल्टी बियर करनी पड़ती है। कितना पेनल्टी बियर करना पड़ता है, कितना इंटरेस्ट बियर करना पड़ता है? तो अगर आपको पेनल्टी सेक्शन याद हो डिविडेंड के, तो आपको याद होगा 12% इंटरेस्ट, 12% इंटरेस्ट लगता है। जो अनपेड डिविडेंड अमाउंट है उस पर 12% इंटरेस्ट कंपनी को बियर करना पड़ता है, जितने डेज की वो डिले करती। तो यहाँ पे आपसे यही पूछा जा रहा था कि ये जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं, अगर टाइम से नहीं किए तब कंपनी के साथ क्या होगा? तो आपको याद आना जाना चाहिए कि यहाँ पे तो मैम कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा मैम? 12% देना पड़ेगा अनपेड डिविडेंड अमाउंट पे, जितने दिन का वो डिले। तो इसका आंसर विल बी ऑप्शन। आप समझ रहे हैं एमसीक्यू में आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? हर कुछ आपको एग्जाम में याद नहीं रहेगा, तो कनेक्टिंग चीजों से याद रखो। अच्छा 7 डेज में ट्रांसफर करना चाहिए था, अच्छा ये करना चाहिए था, ओ इसके बाद तो मैम ने पेनल्टी सेक्शन दिखाया था, हाँ पेनल्टी में ये परसेंटेज ऑफ पेनल्टी थी। हर कुछ आप रट के नहीं जा सकते, समझ के जाइए, आप आराम से अटेम्प्ट करें, ठीक है। Audit is derived from the Latin word dash, ordiro, audio, audio, auditus। तो जी बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग अगर आपको चैप्टर याद हो तो उसमें पहले ही पन्ने में बताया गया है कि ऑडिट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडियर, जिसका मतलब है टू हियर, टू हियर। लास्ट, which of the following is not a part of urban self governance system in India? तो जी लोकल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम जो होती है वो 2 टाइप की होती है, अर्बन एंड रूरल। अर्बन में जी आपके 3 चीज आते हैं, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड नोटिफाइड एरिया काउंसिल और टाउन पंचायत।
रूरल में आपके आता है जिला परिषद, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति। तो ये जो होते हैं दो लोकल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम्स, अर्बन एंड रूरल। अगर आपको दिख रहा है, हाँ, अर्बन में है म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नोटिफाइड एरिया काउंसिल या टाउन पंचायत। रूरल में है जिला परिषद, ग्राम पंचायत एंड पंचायत समिति। तो यहाँ पे आपसे पूछा है इनमें से क्या अर्बन सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम का पार्ट नहीं है, इनमें से क्या अर्बन सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम का पार्ट नहीं है। सबसे पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये तो जी पार्ट है। टाउन पंचायत, ये भी पार्ट है। म्यूनिसिपैलिटी, ये भी पार्ट है। म्यूनिसिपल सोसाइटी, नहीं जी, ये कुछ नहीं होता। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्बन सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम इन इंडिया। मैं क्लास में पढ़ाते हुए भी बोलती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एमसीक्यू। इस पे श्योर शॉर्ट एमसीक्यू आता ही है, या तो वो अर्बन से पूछ लेते हैं एंड रूरल से पूछ लेते हैं, एंड यूजुअली वो ऑप्शन ऐसा ही सजाते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। अब कोई भी बच्चा अगर पढ़ के नहीं जाएगा तो उसको लगेगा हाँ म्यूनिसिपल सोसाइटी भी करेक्ट ऑप्शन है, टाउन पंचायत गलत ऑप्शन है। सो प्लीज 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 एकदम तहे दिल से रिक्वेस्ट है, अच्छे से पढ़ के जाइए। ये जो 6 नाम है उसको अच्छे से याद करके जाइए, क्योंकि इस पे पक्का एमसीक्यू आएगा एंड वो एक ऐसा ऑप्शन देंगे जिसमें आप कंफ्यूज होके उसमें फंस जाएंगे एंड गलत ऑप्शन टिक करके आ जाएंगे। सो डोंट मेक दिस मिस्टेक। तो ये थे एमसीक्यूज, अराउंड 10 एमसीक्यूज जो थे वो ऑडिट से थे। तो आपको समझ में आ रहा है कि एमसीक्यूज में ऑडिट का वेटेज ज़्यादा है। एंड ये सारे एमसीक्यूज जो है हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं एमसीक्यू मैराथन में भी। तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो आप वो भी देख सकते हो, उससे आपका सारा एमसीक्यूज का कवरेज हो जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। देयरइन वी हैव सॉल्व अराउंड 150 प्लस एमसीक्यूज विच इज मोर देन इनफ। आप सारे एमसीक्यू साथ साथ बैठ के आराम से सॉल्व करोगे, आप खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ऑडिट में कोई भी एमसीक्यू आएगा तो मैं कर लूंगी या मैं कर। तो जी एमसीक्यू पोर्शन हो गया। अब आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी होता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का पोर्शन। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। डिस्क्रिप्टिव में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का वेटेज ज्यादा होता है। सेकेंड क्वेश्चन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पे होता है, थर्ड क्वेश्चन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पे होता है, फोर्थ क्वेश्चन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पे होता है, फिफ्थ क्वेश्चन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पे होता है, एंड जो लास्ट के 3 क्वेश्चंस है वो आपके ऑडिट पे होते हैं। तो जी 7 क्वेश्चंस है आपके डिस्क्रिप्टिव में, जिसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं आपके ऑडिट से एंड 4 आता है आपका कॉर्पोरेट अकाउंट से। आपने इसमें अटेम्प्ट करने हैं कुछ 5 क्वेश्चंस। अब अगर आपको लगता है कि आप ऑडिट में कॉन्फिडेंट हैं तो आप 3 क्वेश्चंस ऑडिट के और 2 कॉर्पोरेट अकाउंट्स के अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं मुझे कॉर्पोरेट अकाउंट्स में ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो आप 4 क्वेश्चन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के एंड 1 ऑडिट का भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो भी आप एल्गोरिथम लगाना चाहे वो अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। बट यस मैं बोलूंगी अगर आपको अकाउंट्स में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ऑडिट इज इजी, अच्छे से पढ़ के जाइए। मैराथन ये सब अप है चैनल पे, आप उसे देख सकते हैं। एक बार रिवीजन नोट से रिवाइज करिए, इंस्टीट्यूट मैट देखिए, दैट इज मोर देन इनफ। अगर आप वो सब करके जा रहे हैं तो ऑडिट के क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आते हैं, आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन डिस्कशन पे। 6, 7, 8 जो है वो ऑडिट पे है। हर क्वेश्चन जो है 7 मार्क का है, मतलब 2 पार्ट से 7 मार्क्स ईच। 6 पार्ट ए, एक्सप्लेन ऑडिट ट्रेल एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट ट्रेल। तो जी अब ऑडिट ट्रेल क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड। तो जी ऑडिट ट्रेल क्या होता है? सो ऑडिट ट्रेल is a recently brought in concept by the
government wherein every company has to switch on their audit log. ये ऑडिट लॉग स्विच ऑन करने से क्या होगा, ऑडिट लॉग स्विच ऑन करने से द ऑडिटर कैन बैक ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन. It can help him know about the documents, the related entries related to the transaction, who has passed the entry, who has amended the entry, who has passed a rectification entry, who has reviewed the entry. Everything is available in the software. Basically अगर कोई भी कंपनी ऑडिट ट्रेल अप्लाई कर रही है एंड ऑडिट लॉग स्विच ऑन कर रही है, तो जो भी ट्रांजैक्शन पास करे उस यूजर का नाम, जो भी डॉक्यूमेंट है रिलेटिंग टू द ट्रांजैक्शन, जिसने भी वो एडिट किया ट्रांजैक्शन, सब कुछ सॉफ्टवेयर आपको दिखा देता है. This concept was brought in to increase accountability and transparency. अब जैसा आप सबको पता है कि digitalization is everywhere and the companies have shifted from manual books of accounts to software. तो it is important for the auditor to ensure कि जो software में entries pass हो रही है वो सही हो रही है, and software की जितनी भी entries है उनका back tracing is also very important, क्योंकि आजकल जो frauds company करना चाहती है वो software के through ही होता है. So audit trail basically provides a set of records of the transaction. उस transaction से relating जितनी भी records है सब आपको audit trail के feature के through पता चल जाता है. इसके बारे में कहाँ बताया गया है, इसके बारे में रूल 3 सब रूल 1 ऑफ द कंपनीज रूल में बताया गया है, एंड यही होना चाहिए आपका आंसर जो मैंने अभी इतनी देर बोला. आपको लिखना है सबसे पहले ऑडिट ट्रेल के बारे में. ऑडिट ट्रेल में भी डिफाइंड एज डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन दैट एनेबल्स एन ऑडिटर टू ट्रेस द ट्रांजैक्शन. ये जो वर्ड है ये आपके आंसर में होना जरूरी है. इट इज एन ऑर्डरली स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट सर्व्स एज अ प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री. येट अगेन ये चीज आंसर में होनी जरूरी है. इन्होंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है जो अगर आप चाहे तो आप लिख सकते हैं, वरना आप स्किप कर सकते हैं. एग्जाम्पल आप मन से भी बना के लिख सकते हैं. आप ये भी लिख सकते हैं कि ऑडिट ट्रेल हेल्प्स द ऑडिटर टू नो अबाउट who has passed the entry, who has amended the entry, or it helps the auditor to know about the documents, or it helps the auditor to know about the rectification entries. जो भी पर्टिकुलर आपको एग्जाम्पल याद रहे एग्जाम में आप वो लिख सकते हैं. फिर आपको बताना पड़ेगा ऑडिट ट्रेल का फीचर क्यों लाया गया. तो क्योंकि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट हर जगह आ चुका है, हर कंपनी जो है मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट से शिफ्ट होकर सॉफ्टवेयर सिस्टम पे आ चुकी है, इसीलिए ऑडिट ट्रेल का फीचर लाया गया. एंड इस फीचर के बारे में कहाँ बताया गया है, इस फीचर के बारे में बताया गया है रूल 3 सब रूल 1 में. ठीक है, ये कब से मैंडेटेड हुआ, कब से इट इज मैंडेटरी फॉर द कंपनीज टू अप्लाई. इट इज मैंडेटरी फ्रॉम 1 अप्रैल 20. ये दोनों चीजें जो हैं आपको याद होनी चाहिए, रूल 3 सब रूल 1 एंड द डेट ऑफ इट्स एप्लीकेशन दैट इज 1 अप्रैल 2022. इजी आंसर है बट कंसेप्चुअल है. बहुत बच्चे इस कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं जानते हैं, बहुत बच्चे बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग जो चैप्टर है ऑल टुगेदर स्किप कर देते हैं, तो वो इसका आंसर नहीं कर पाएंगे. बट अगर आपके कंसेप्ट सही है, अगर आपको बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग चैप्टर की नॉलेज है, अगर आपको सब चीजें याद है, तो आप आराम से ये आंसर अटेम्प्ट कर सकते थे. नेक्स्ट डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ ब्रांच ऑडिट. यानी आपसे पूछा है ब्रांच ऑडिट के बारे में. सबसे पहले आपको बताना होगा ब्रांच क्या होता है. When a company has multiple locations to conduct business, it is known as a branch. Just like its head office, the company has to get the books of the branches also audited. Now, who can become the auditor of branch? The company statutory auditor or any person who is eligible to be appointed as an auditor under section 139 is eligible to become the auditor of the branch. But if the branch is outside the country, that is outside India, then either the company statutory auditor or any person who is eligible to become the auditor as per the laws of that country can become the auditor of the branch. The powers, the duties and every relating rights of the branch auditor are same as that of statutory auditor. The branch auditor will prepare the report and submit it to statutory auditor, who will collate all the responses and submit his audit report. Apart from that,
Just like if the statutory auditor comes across any fraud that is mentioned in section 143 subsection 12, even the statutory auditor has the duty to report about. तो ये 5 पॉइंट्स हमें लिखने हैं, मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे उन्होंने लिखा है, सबसे पहले उन्होंने बताया है कि जो ब्रांच ऑडिटर है वो कौन बन सकता है। तो अगर कंपनी का जो ब्रांच ऑफिस है वो इन इंडिया है, विद इन कंट्री है, तो कंपनी के ऑडिटर यानी कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर और एनी पर्सन हु इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज पर सेक्शन 139 वो ऑडिटर बन सकते हैं। अगर कंपनी का ब्रांच इंडिया के बाहर है तो कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर या एनी पर्सन हु इज एलिजिबल टू बिकम द ऑडिटर एज पर द लॉज ऑफ दैट कंट्री इज एलिजिबल टू बिकम द ब्रांच ऑडिटर। ब्रांच ऑडिटर के ड्यूटीज, राइट्स, पावर्स किससे सिमिलर होते हैं? स्टैट्यूटरी ऑडिटर से सिमिलर होते हैं। ब्रांच ऑडिटर अपना रिपोर्ट बना के किसको सबमिट करेगा? ऑब्वियसली स्टैट्यूटरी ऑडिटर को सबमिट करेगा एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर उसके रिस्पॉन्सेज कोलेट करके अपना ऑडिट रिपोर्ट में देगा। ब्रांच ऑडिटर की जिम्मेदारी फ्रॉड को लेके क्या है? सेम एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर। जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर को पता चलता है कि अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से ऊपर है तो उसे बीओडी ऑडिट कमेटी को बताना पड़ता है, उनके रिस्पॉन्स का वेट करना होता है, वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ता है। सेम टू सेम ये हमारे ब्रांच ऑडिटर की भी जिम्मेदारी है। इफ ही कम्स अक्रॉस एनी फ्रॉड तो उसको ये सारी प्रोसीजर्स फॉलो करनी। सो दीज आर द 5-6 पॉइंट्स जो आपके आंसर में होने चाहिए। इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है कि ब्रांचेस का मतलब क्या होता है एंड आपको बताना है कि कंपनी की जिम्मेदारी है, जैसे वो अपना हेड ऑफिस ऑडिट कर रही है उनको अपना ब्रांचेस भी ऑडिट करवाना है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ चीजें दी है जो आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं या आप लिख सकते हैं। इन एक्स्ट्रा चीजों में उन्होंने बताया है कि कंपनी चाहे तो अपने बुक्स ब्रांच में रख सकती है या कहीं और भी रख सकती है। अगर वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहीं और रखना चाहती है तो ये बात उनको रजिस्ट्रार को बता देनी चाहिए। कितने दिन में? विद इन 7 days। ये पॉइंट आप चाहे तो आप लिख सकते हैं वरना आप स्किप कर सकते हैं। बाकी जो मैंने सारे पॉइंट्स बोले वो आपके टिप्स पे होने चाहिए एंड वो आपको लिखने ही लिखने हैं वरना मार्क्स। आई होप आई एम क्लियर। तो दिस वाज क्वेश्चन 6। ये इजी क्वेश्चन था, आई वोंट से मस्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन था, बट हाँ अगर आप ऑडिट के साथ थरो हो एंड आप कॉन्फिडेंट हो तो आप आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। अब आते हैं 7th क्वेश्चन पे। Discuss the difference between audit report and audit certificate. So this is a very popular question जो ऑडिट के पेपर में आता ही आता है, मतलब हर एक अटेम्प्ट छोड़ के ये क्वेश्चन आ जाता है। मैं क्लास में भी इसको डिस्कस करते हुए इसका इंपॉर्टेंस बताती हूँ। इनफैक्ट अगर आप मेरा क्वेश्चन बुक देखेंगे तो उसमें 8-10 स्टार है इस क्वेश्चन के आगे, ऑलरेडी इतनी बार आ चुका है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस क्वेश्चन इज इट इज वेरी इजी। तो एकदम मक्खन है, आराम से डिफरेंसेस दिखने हैं एंड आप डिफरेंसेस का सारा पॉइंट सही लिखोगे तो आपको आराम से 7 नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक गलती जो इसमें यूजुअली स्टूडेंट करते हैं, सोचते हैं 7 मार्क्स का है तो 3.5 या 4 डिफरेंसेस लिख के आएंगे और 7 मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं, 7 मार्क 7 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस के लिए है। 7 मार्क्स जो है वो 7 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस के लिए है। आपको ऑडिट रिपोर्ट का 1 मार्क एंड ऑडिट सर्टिफिकेट का 1 मार्क नहीं मिलेगा। अगर आप दोनों में जो डिफरेंस है 7 पॉइंट का लिखते हो तो आपको 7 मार्क मिलेगा। सो डोंट मेक दिस मिस्टेक कि आप 3 या 4 पॉइंट्स ही लिख के आ रहे हैं। इसमें आपको अगर 7 मार्क का तो 7 पॉइंट्स लिखने ही चाहिए। अगर आपको ज्यादा पॉइंट्स याद है तो 1-2 ज्यादा लिख दोगे तो कोई नुकसान नहीं है। इट्स बेटर कि अगर ऊपर आपने कुछ गलती की होगी तो वो काउंटर ऑफ हो जाएगी। अब आते हैं आंसर पे। तो ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले आपको इनका मीनिंग बताना है। सो ऑडिट रिपोर्ट इज अ रिपोर्ट वेयर इन द ऑडिटर एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, whereas ऑडिट सर्टिफिकेट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग द एक्यूरेसी ऑफ सब फैक्ट्स एंड फिगर्स। ऑडिट सर्टिफिकेट कौन मांगता है? यूजुअली रेगुलेटरी अथॉरिटीज मांगती है व्हेन दे आर ऑफरिंग सम काइंड ऑफ एग्जेम्पशन और सब्सिडी। ऑडिट रिपोर्ट कौन मांगता है? ऑडिट रिपोर्ट कंपनी के स्टेक होल्डर्स
यानी शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स और एनी पर्सन हु इज रिलेटेड टू कंपनी, वो सब मांगते हैं देखने के लिए कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसा है, कंपनी के हेल्थ कंडीशंस कैसे हैं, क्या कंपनी सही चल रही है या नहीं चल रही। अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट किस पे बेस्ड होता है? ऑडिट रिपोर्ट अजम्पशंस पे बेस्ड होता है। वेरएज ऑडिट सर्टिफिकेट में आप क्या अजम्पशंस लगा सकते हो? नहीं, ये एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड होना चाहिए, इसमें कोई भी फिगर हिलना नहीं चाहिए। आपका ऑडिट रिपोर्ट में क्या जाता है? ओपिनियन जाता है। ऑडिट सर्टिफिकेट में क्या जाता है? एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स जाते हैं। एंड ऑडिटर को इसमें बताना पड़ता है जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जा रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट का स्कोप ज्यादा वाइड होगा या ऑडिट सर्टिफिकेट का? मैम ऑब्वियस ही बात है, ऑडिट रिपोर्ट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे है, वेयर ऑडिट सर्टिफिकेट तो कोई स्पेसिफिक आइटम पे है। तो ऑडिट रिपोर्ट का जो है वो स्कोप वाइडर होता है, वेयर ऑडिट सर्टिफिकेट का स्कोप लिमिटेड होता है, वो कुछ एक दो आइटम्स पे या कोई एक दो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस पे बेस्ड होता है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नहीं। ऑडिट रिपोर्ट में क्या ऑडिटर एडवाइस दे सकता है? मैम बिल्कुल दे सकता है, वो बता सकता है कंपनी कैसे कैसे इंप्रूव कर सकती है। वेयर एज ऑडिट सर्टिफिकेट में ये सब कुछ नहीं होता है। ऑडिट सर्टिफिकेट में रेगुलेटरी अथॉरिटी बोलती है तुम हमें बस इतना बताओ फैक्ट्स एंड फिगर्स सही है कि नहीं है, बाकी तुम्हारे से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी एडवाइस नहीं होती है। ऑडिट रिपोर्ट का ऑब्वियस सा बेसिस है एस्टिमेशन, अजम्पशन, फैक्ट्स, वेरएज यहाँ ऑडिट सर्टिफिकेट में ये किस पे बेस्ड होता है? एक्चुअल फिगर्स। ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस देता है, रीजनेबल एश्योरेंस? मैम रीजनेबल एश्योरेंस देता है। क्या रीजनेबल एश्योरेंस एक गारंटी है? नहीं मैम, इट इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट इट इज नॉट अ गारंटी। तो ऑडिट रिपोर्ट में क्या ऑडिटर कभी गारंटी देता है? नहीं मैम, ऑडिट रिपोर्ट में कभी ऑडिटर गारंटी नहीं देता। पर क्या ऑडिट सर्टिफिकेट में वो ये बोल सकता है कि ये जो फिगर्स है मुझे लग रहा है सही है, बाकी अगर कुछ गलती निकले तो मैं उसकी जिम्मेदार नहीं हूँ? नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते। ऑडिट सर्टिफिकेट में आपको गारंटी देनी पड़ती है कि जो भी फिगर अपीयर कर रहा है वो सही है या नहीं है। सो ऑडिट रिपोर्ट डज नॉट इन्वॉल्व गारंटी, whereas ऑडिट सर्टिफिकेट डज इन्वॉल्व। ऑडिट रिपोर्ट आपको कब देना होता है? मैम जब ऑडिट खत्म हो जाएगा। ऑडिट खत्म कब होगा? जब मैम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे, उसकी चेकिंग हो जाएगी, मतलब अराउंड मई जून में आपको ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ता है आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर एंड। क्या ऑडिट सर्टिफिकेट का भी कुछ यही टाइम होता है? नहीं मैम, ऑडिट सर्टिफिकेट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब रेगुलेटरी अथॉरिटी को चाहिए तो वो कंपनी से मांगेगी एंड कंपनी अपने ऑडिटर को कहेगी कि इसको सर्टिफाई करके दे। तो डिफरेंसेस इजी, अगर आपको मतलब पता है तो आप आराम से डिफरेंसेस लिख सकते हैं। अच्छा, पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन क्या लिखना है? इंपॉर्टेंट है, यस लिखना इंपॉर्टेंट है, आपको पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन सारे देने पड़ेंगे। आप अगर सोचोगे डायरेक्टली ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट का सिर्फ डिफरेंसेस देके आ जाओ विदाउट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन तो हो सकता है आपकी नंबर कटे। सो डोंट मेक दिस मिस्टेक, पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन सारा लिख के, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने 8 पॉइंट दिया है विच इज मोर देन एनफ, आप 7 भी लिख सकते हैं पर 7 से कम मत लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस एंड एनालाइज द स्टेटमेंट रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ऑडिटर को इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे रिपोर्ट देना होता है। सबसे पहले इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल होता क्या है? मैम इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल अ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर दैट हेल्प इन efficient and orderly conduct of business along with stamp safeguarding of assets, timely preparation of financial statements, proper accounting, adherence to management principles, and lastly prevention and detection of frauds and errors. तो IFC जो होता है वो बेसिकली पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होता है जो इंश्योर करते हैं कि आपका बिजनेस स्मूथ चले, बिजनेस एफिशिएंटली चले, बिजनेस ऑर्डरली चले, एंड साथ साथ वो इंश्योर करता है कि आपके एसेट्स जो है वो सेफ गार्डेड रहे, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो टाइमली बने, आपकी जो अकाउंटिंग है वो सही हो, जो भी मैनेजमेंट की पॉलिसीज है टू इंश्योर
प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू इंश्योर इकोनॉमी इन रिसोर्सेज की सारी फुलफिल हो, एंड लास्टली जितने भी फ्रॉड एंड एरर है वो प्रिवेंट हो, और अगर प्रिवेंट नहीं हो रहे तो डिटेक्ट एटलीस्ट। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ IFC। अब इस पे क्या ऑडिटर को रिपोर्ट देना होता है? मैम देना पड़ता है। कहाँ बताया गया है कि ऑडिटर को रिपोर्ट देना होता है? तो दो जगह बताया गया है कि ऑडिटर को रिपोर्ट देना है। सबसे पहले बताया गया है सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज I में। यहाँ पे अगर आपको याद हो ऑडिटर की ड्यूटीज में कहा गया है कि ऑडिटर शुड रिपोर्ट वेदर द इंटरनल कंट्रोल्स आर फंक्शनिंग वेल और नॉट। एंड इसके अलावा रूल 10A में बताया गया है कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता है ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वेदर द कंपनीज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल आर एडिक्वेटली वर्किंग और। तो जो कंपनी ऑडिटर अपना ऑडिट रिपोर्ट देता है वो पहले मेन ऑडिट रिपोर्ट देता है, एंड साथ में वो एनेक्शर देता है जिसमें एक एनेक्शर में होता है कारो एंड एक एनेक्शर में होता है IFC पे रिपोर्ट। ठीक है, तो ये तो जी बात हो गई रिपोर्टिंग की कि IFC क्या है एंड ऑडिटर को कहाँ बताया गया इस पे रिपोर्ट करने में। बट हाउ विल द ऑडिटर चेक वेदर द IFC इज एडिक्वेटली वर्किंग और नॉट? वो कैसे इंश्योर करेगा IFC सही चल रहा है कि नहीं? तो उसे 3-4 चीजें इंश्योर करनी है। अगर वो सारी चीजें टिक ऑफ है, वो सारी चीजें सही है तो IFC सही है। अगर वो सारी चीजें टिक ऑफ नहीं है, वो सारी चीजें सही नहीं चल रही, मतलब IFC सही नहीं है, सही से ऑपरेट नहीं कर रहा। मैम उसे क्या क्या चेक करना है? सबसे पहले तो उसे चेक करना है जितने भी एक्सपेंडिचर्स है, जितने भी रिसीट्स है, दे आर प्रॉपर्ली सपोर्टेड बाय वाउचर्स एंड आर ऑथराइज्ड। मतलब बिना ऑथराइजेशन के कुछ भी नहीं हो रहा, सब मैनेजमेंट की निगरानी में हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मैम उसे इंश्योर करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बने वो एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने हैं, एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो पूरे सही है, दे आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। नेक्स्ट चीज हमें क्या इंश्योर करनी है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने हैं एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। उसके बाद मैम अभी तो बुक्स ऑफ अकाउंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर क्या बनने चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर FRF यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यानी AS, इंड AS, गैप, ये सब के हिसाब से बनने चाहिए। तो नेक्स्ट चीज जो उसे इंश्योर करनी है वो इंश्योर करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बना। अब मैम ये 3 चीजें तो इंश्योर हो गई। लास्ट चीज उसको क्या इंश्योर करनी है? लास्ट चीज उसको इंश्योर करनी है कि ये जो IFC की जिम्मेदारी है ना फ्रॉड एंड एरर डिटेक्ट करने की, प्रिवेंट करने की, ये हो रही है या नहीं हो रही है। क्या IFC टाइमली फ्रॉड प्रिवेंट कर रहा है? अगर प्रिवेंट नहीं कर रहा है तो क्या डिटेक्ट कर रहा है? वो फ्रॉड करने से कैसे रोक रहा है? वो एरर करने से कैसे रोक रहा है? कंट्रोल्स ऐसे कैसे बैठे हैं या कंट्रोल ऐसे कैसे लगाए गए हैं कि सब कुछ इनलाइन चल रहा है? तो ऑडिटर जब ये 4 चीजों से सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो अपनी रिपोर्ट दे देगा। क्या 4 चीजें एक बार फिर से रिपीट करिए। सबसे पहले उसे देखना है कि जो रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर है क्या वो प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड एंड ड्यूली सपोर्टेड बाय वाउचर्स है कि नहीं है। उसके बाद उसे देखना है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से बने हैं कि नहीं है, एंड जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो क्या ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। अब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गए, पर क्या सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से हो जाएगा क्या? नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रेजेंट भी करना होगा, एज पर GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स सब फॉलो भी करना होगा। एंड लास्टली IFC की जो जिम्मेदारी है कि सारे फ्रॉड एंड एरर प्रिवेंट और डिटेक्ट हो, क्या वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये होना चाहिए आपका आंसर। सबसे पहले IFC का डेफिनेशन, उसके बाद IFC के रिपोर्टिंग के बारे में कहाँ लिखा गया है वो आपको बताना होगा, एंड फिर आपको बताना होगा कि कैसे ऑडिटर इंश्योर करता है कि IFC जो है वो सही से ऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये 3 चीजें आपके आंसर में होनी चाहिए। अगर कोई भी एक चीज मिसिंग होगी तो आपके नंबर कटेंगे।
इन्होंने यहाँ पे एडिशनल भी दिया है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी आईएफसी लगता है, अगर इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो उस पर आईएफसी नहीं लगता है। तो ये सब आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट बाकी जो मैंने आपको मार्क कराया वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब आपके आंसर में होना ही चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की मैम रेटिंग क्या देंगे आप? इस क्वेश्चन की रेटिंग अच्छी है, ये क्वेश्चन मस्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों जो क्वेश्चन है वो ज्यादा हार्ड नहीं है, आप आराम से लिख सकते थे ये क्वेश्चन। तो अगर ऐसा ही कुछ क्वेश्चन कॉम्बिनेशन एग्जाम में आता है तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, डिस्कस द स्टेप्स टू बी टेकन बाय एन ऑडिटर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो अगर आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिट पे गए हैं तो आपको क्या क्या चीजें देखनी है। सबसे पहले अगर बात की जाए जनरल पॉइंट्स की, तो जनरल पॉइंट्स में जैसा हम हर एंटिटी में करते हैं, सबसे पहले हमें एंटिटी के लॉज एंड रेगुलेशन समझने होंगे, उस पर क्या क्या एक्ट्स एप्लीकेबल है, उस पर क्या क्या लॉज एप्लीकेबल है, उसके क्या क्या बाय लॉज है, उसके क्या क्या रेगुलेशन है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब समझना होगा। उसके बाद हमें उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम समझना होगा। अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छा होगा तो हमें कम से कम काम करना होगा, अगर इंटरनल कंट्रोल खराब होगा तो हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना होगा। तो नेक्स्ट चीज हमें इंटरनल कंट्रोल चेक करना है। एंड थर्ड चीज जो स्पेसिफिक टू कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो हम और कहीं नहीं करते, वो है हमें रजिस्टर ऑफ मेंबर्स चेक करना होगा। हम हर जगह रजिस्टर ऑफ मेंबर्स नहीं चेक करते, क्योंकि मेंबर्स का वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा होता है, मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते दूसरे एंटिटीज के लिए। whereas for cooperative society which is formed by the members, वहां पे मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रजिस्टर्स ऑफ मेंबर्स इज अ मस्ट चेक फॉर द ऑडिटर। फिर आते हैं इनकम पे। तो सबसे पहले सोचो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को कहाँ कहाँ से इनकम हो सकता है। मैम अगर कोई पर्सन कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बने तो वो पैसे कंट्रीब्यूट करेगा कैपिटल में, यहाँ से इनकम हो सकता है। तो इसमें आप क्या क्या चेक करोगे? इसमें आप रजिस्टर ऑफ मेंबर्स चेक करोगे एंड कैश रिसीट चेक करोगे। फिर मैम अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कुछ सेल किया तो वहां से इनकम हो सकता है, तो यहाँ पे आप सेल रिकॉर्ड्स चेक करोगे और कैश या बैंक स्टेटमेंट चेक करोगे। फिर मैम हो सकता है ना कि कोऑपरेटिव सोसाइटी ने किसी को लोन दिया हो तो उससे इंटरेस्ट आए, बिल्कुल हो सकता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन आप कैसे वेरीफाई करोगे? लोन अग्रीमेंट से वेरीफाई करोगे कि इंटरेस्ट सही है कि नहीं, एंड कैश रिसीट से वेरीफाई करोगे। फिर मैम हो सकता है ना कि कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कुछ पैसे डिमांड किए हो मेंबर्स से, जो उन्होंने दिया है उससे भी इनकम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मेंबर्स से जो इनकम आया है वो आप कैसे वेरीफाई करोगे? सबसे पहले तो मैम वेरीफाई करेंगे कि वो पर्सन मेंबर है कि नहीं थ्रू रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सोसाइटी ने कोई डिमांड रखी थी कि नहीं रखी थी, कोई उनको नोटिस पहुंचाया था कि नहीं पहुंचाया था, कैसे कम्युनिकेट किया था। एंड लास्टली पैसे आए हैं तो इन मेंबर्स को मनी रिसीट भी दी गई होगी, तो उस मनी रिसीट की कॉपी। तो बहुत सिंपल है, आपको डायरेक्टली ऑडिट पे मूव नहीं करना। आप ये सोचो पहले सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, जैसे आप सोर्सेज ऑफ इनकम सोचोगे आपको खुद ब खुद याद आने लग जाएगा, अच्छा ये चीज है तो इसकी तो ऑडिट ऐसे होगी, अच्छा ये चीज है तो इसकी ऑडिट ऐसे होगी। तो सोर्सेज ऑफ इनकम याद करके चल जाओ, ऑडिट प्रोसीजर्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अब बात की जाए एक्सपेंस की, तो जी एक्सपेंस का ऑडिटर कैसे करेगा? तो ये अगेन यहाँ पे सोर्सेज ऑफ एक्सपेंडिचर सोचो। सबसे पहले मैम ये हो सकता है कि आए दिन जो कंपनी के मिसलेनियस एक्सपेंसेस या कोऑपरेटिव सोसाइटी के मिसलेनियस एक्सपेंसेस लगते रहते हैं, वो हो सकता है उसके पीएल में, बिल्कुल हो सकता है। तो ये आप कैसे वेरीफाई करोगे? मैम ये हम वाउचर से वेरीफाई करेंगे, अगर कोई रेजोल्यूशन पास हुई है इसके लिए तो उससे वेरीफाई करेंगे, अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है तो उससे वेरीफाई करेंगे। एंड मैम हम कहीं पे भी जाए अगर एक्सपेंस करें तो बिल तो मिलता ही होगा, तो बिल या मनी रिसीट से वेरीफाई कर लेंगे कि ये जो खर्चा दिख रहा है ये सही है या नहीं है। फिर मैम हम लोगों को लोन दे रहे, हो सकता है ना हमें भी लोन की जरूरत पड़े, तो हमें भी इंटरेस्ट रीपे करना पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है। तो अगर किसी को इंटरेस्ट रीपे किया है तो येट अगेन यहाँ पे सेम चीज है, लोन अग्रीमेंट देख लो एंड बैंक अकाउंट या कैश बुक जहां से भी पैसे दिए उसके ट्रांजैक्शन देख लो।
लास्टली कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सिर्फ छोटे मोटे खर्चे तो नहीं चलेगा, लार्ज कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करना होगा। तो अगर लार्ज कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो उसको ऑथराइजेशन से वेरीफाई कर लो, मनी रिसीट से वेरीफाई कर लो, अगर कोई मीटिंग्स थी, कोई मिनट्स थी, उससे वेरीफाई कर लो, बिल से वेरीफाई कर लो, अगर पेमेंट बैंक से हुआ है तो बैंक पासबुक वेरीफाई कर लो, अगर कैश से हुआ है तो कैश बुक वेरीफाई कर लो। तो ये अगेन यहाँ पे भी आपको सोर्सेज याद करना है, छोटे मोटे एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, फिर किसी से लोन लिया हो, फिर लास्टली लार्ज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सोर्सेज याद रखोगे, ऑटोमेटिकली ऑडिट प्रोसीजर्स याद रहेंगे। अब अदर पॉइंट्स में ऑडिटर को क्या क्या देखना होता है, सबसे पहले ऑडिटर को देखना होता है क्या जो डेटर्स हैं वो 6 months to 5 years एंड मोर देन 5 years में क्लासिफाई हो गए हैं। अगर हो गए हैं तो इनको चेक करना है, इनको एनालाइज करना है एंड इनका प्रोबेबिलिटी एंड रिकवरी या रिकवरेबिलिटी पे रिपोर्ट करना कि क्या लगता है ऑर्डर को कि क्या ये रिकवर होंगे या इनको बैड डेट मार्क कर देना चाहिए, क्या पॉसिबिलिटी है इनका इन द बुक्स। तो ये ऑर्डर को बताना होता है। तो सबसे पहले उसे देखना है कि क्या ये क्लासिफिकेशन हो गया है डेटर का 6 महीने to 5 years एंड मोर देन 5 years में, अगर हो गया है तो उसे एनालिसिस करना चालू करना है। फिर अब जब बैड डेट की बात की है तो ऑर्डर को ये भी चेक करना चाहिए जितने भी बैड डेट हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर क्या वो सही है या नहीं है, क्या वो प्रॉपर्ली ऑथराइज है या नहीं है। तो जनरली कोऑपरेटिव सोसाइटी में सब कुछ कौन ऑथराइज करता है, मैम मैनेजिंग कमिटी ऑथराइज करती है। पर स्पेसिफिकली महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये बैड डेट वाली जिम्मेदारी ऑडिटर को दे दी गई है, यानी ऑडिटर को ही ऑथराइज करना होता है कि बैड डेट है या नहीं है, या बैड डेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या इसको राइट ऑफ करना है या नहीं करना है। वरना यूजुअली मैनेजमेंट कमिटी टेक्स द कॉल कि ये डेटर को बैड डेट की तरह राइट ऑफ करना है या स्टैंडिंग इन द बुक्स रखना है। तो ऑडिटर को चेक कर लेना चाहिए कि जितने भी बैड डेट्स है वो प्रॉपर है कि नहीं, सही है कि नहीं, उनका वैलिड बेसिस है कि नहीं, एंड दे आर ड्यूली ऑथराइज्ड और नॉट बाय द मैनेजमेंट। लास्टली अगर किसी भी मेंबर का इंटरेस्ट बहुत टाइम से ड्यू है या किसी भी मेंबर का लोन बहुत टाइम से ड्यू है, तो जब वो इंटरेस्ट देता है तो उसे नॉर्मल इंटरेस्ट अकाउंट में नहीं डालते, हम उसे ओवर ड्यू इंटरेस्ट रिजर्व अकाउंट में डालते हैं। तो मेक श्योर कि अगर किसी पर्सन या किसी मेंबर का लोन बहुत टाइम से ड्यू है, अब उसने इंटरेस्ट दिया है, तो वो इंटरेस्ट जो है ओवर ड्यू इंटरेस्ट अकाउंट में चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी में देखनी है, ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए। ऑलरेडी ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तो इसमें इट इज नॉट एडवाइज टू स्किप इवन 1 पॉइंट। जनरल के 3 पॉइंट्स, इनकम के सारे पॉइंट्स, एक्सपेंस के सारे पॉइंट्स एंड अदर्स में जो 3 पॉइंट्स है ये आपके आंसर में होने। लास्ट क्वेश्चन, discuss the procedure to be followed for fixing the remuneration of a cost auditor and reporting requirements of cost auditor as per CRA 3। तो जी कॉस्ट ऑडिटर का रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करता है? अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो रेम्यूनरेशन वो डिसाइड करेगी, अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है तो फिर रेम्यूनरेशन हमारा BOD डिसाइड करेगा। तो रेम्यूनरेशन पे इससे आगे आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको बस ये लिखना है अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो वो डिसाइड करेगी, कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है तो BOD डिसाइड करेगा। दैट इज इट। नेक्स्ट जो पार्ट था इसका था कि एक कॉस्ट ऑडिटर क्या क्या रिपोर्ट करेगा अपने कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में। तो सबसे पहले आपको CRA 3 का रेफरेंस देना चाहिए एंड बताना चाहिए कि कॉस्ट ऑडिटर अपना ऑडिट रिपोर्ट CRA 3 में सबमिट करता है एंड उसके रिपोर्ट में ये कुछ चीजें दी जाती है। क्या क्या दी जाती है? सबसे पहले वो बताता है क्या उसे सारा इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन मिला, क्या उसे सारी चीजों के बारे में बताया गया, क्या जो भी उसने मांगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसे मिले, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स उसे मिले। दूसरा उससे बताना है कि क्या कंपनी प्रॉपर कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है, जो भी रिक्वायर्ड है एज पर CRA 1 जो भी एप्लीकेबल है कंपनी पे, क्या वो मेंटेन कर रही है या नहीं कर रही है। तीसरा, अगर उसने कोई ब्रांच नहीं विजिट किया हो या कोई ब्रांच अनऑडिटेड है तो क्या उससे टाइम टू टाइम रिटर्न्स मिले हैं कि नहीं, जो भी कॉस्ट ऑडिटर ने मांगा क्या उसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं कि नहीं। फिर क्या कंपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है एंड क्या वो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स जो इन्फॉर्मेशन देने चाहिए वो दे रहे हैं। अब सपोज
कंपनी ने कैश बुक मेंटेन करके रखा है, कैश बुक खोला तो पता चला कि उसमें कैश बुक तो मेंटेन हो नहीं रहा है, उसमें ये लोग रात को हर रोज 3 पत्ती खेलते हैं, उसका कैलकुलेशन दिखाया गया। तो क्या कंपनी का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो इन्फॉर्मेशन देना चाहिए वो दे रहा है? हमें क्या मतलब है भाई, तुम 3 पत्ती खेलो, तुम जो तुमको खेलना है खेलो, उससे कंपनी का तो कोई फायदा होने नहीं वाला है, तुम कंपनी के तो रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर रहे। तो कहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है ना, कहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है ना, क्या कंपनी जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रही है वो जो एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन है वो दे रही है कि नहीं दे रही है, सब कुछ ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है? फिर क्या कंपनी ने एक प्रॉपर इंटरनल ऑडिट कराया है कि नहीं कराया है? क्या कंपनी में अगर ये इनबिल्ट सिस्टम है इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का, तो वो क्या टाइम टू टाइम इंटरनल ऑडिट कर रही है कि नहीं कर रही है? फिर कॉस्ट ऑडिट के जितने एनेक्शर्स है या कॉस्ट ऑडिट रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? किस किस का ट्रू एंड फेयर व्यू, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, कॉस्ट ऑफ सेल्स का, मार्जिन का, या अदर कॉस्ट रिलेटेड टर्म्स, जो भी कॉस्ट स्पेसिफिक चीजें हैं जो ऑडिटर को दिखाई गई, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे कि नहीं दे रहे? जो कंपनी में हो रहा है वही सब दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे? एंड लास्टली, क्या डिटेल्ड यूनिट एंड प्रोडक्ट या सर्विस वाइज कॉस्ट रिपोर्ट जो ऑडिटर ने बनाई है साइन की, क्या वो कंपनी ने रख रखी है या नहीं रखी है? तो ये कुछ चीजें हैं जो एक कॉस्ट ऑडिटर को अपने रिपोर्ट में डालनी चाहिए। अब होता क्या है कि सब बच्चे फर्स्ट सब चैप्टर जो मैं कहती हूँ कंपनी ऑडिट का, वो इतने अच्छे से याद कर लेते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट वाला कि अब उनको सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिट का याद रहता है। उनको कॉस्ट ऑडिट का पूछो तो उनको रिपोर्ट का खबर ही नहीं है कि क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेक दिस मिस्टेक कि स्टैट्यूटरी ऑडिट का तो उनको अच्छे से याद है, पर कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट में क्या जाता है उनको नहीं याद है। सो डोंट मेक दिस मिस्टेक, हर छोटी सी छोटी चीज पे ध्यान दे, अच्छे से पढ़िए। दिस पेपर इज एन एग्जामिशन पेपर, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप आराम से इसमें एग्जामिशन सिक्योर कर सकते हैं। आपने ऑडिट के एमसीक्यूज देखे, बहुत आसान है, मतलब एमसीक्यूज में तो 20 में से 20 स्कोर करना है इज एकदम मक्खन, एकदम अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्टिव भी जैसे हमने डिस्कस किया, जो अप्रोच लिया, अगर आप वही वैसे करेंगे तो आप आराम से उसमें भी स्कोर कर सकते हैं। तो ये पेपर के लिए प्लान करिए कि आप एग्जामिशन स्कोर करें, सब अच्छे से पढ़ के जाइए, छोटी सी छोटी चीजों पे ध्यान दीजिए, एंड अपना इतना टाइम इधर उधर की चीजों पे अब मत वेस्ट करिए। अब बस 15 से 20 दिन बचे, अच्छे से इन 15 से 20 दिन में पढ़िए, सो दैट योर रिजल्ट्स गिव द प्रूफ ऑफ योर हार्ड वर्क। आपके रिजल्ट्स इतने अच्छे हो कि आपको नेक्स्ट टाइम सीएमए इंटर का तो सोचना ही नहीं पड़े, अब सोचना है कि सीएमए फाइनल में हम इससे बेटर कैसे कर सके। सो डू ऑल दैट यू कैन एंड अच्छे से पढ़ो, बाकी हम सब है। इन केस यू नीड एनीथिंग please comment down below, we'll get that for you। and बाकी CMA की revisions are also up on the channel, तो आप वो सब भी देख सकते हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, OMSM सबके रिविजन्स अप है चैनल पे। एंड दीज जो दिए गए वीडियोस, दे आर बाय फार द बेस्ट वीडियोस दैट आई हैव कम अक्रॉस, तो आप आराम से उन्हें देख सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। एंड दैट इज इट, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।